सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11 जो कि बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है। इसके अंदर पे कुछ पार्ट जो है एनसीईआरटी ने हटा दिया है, पर फिर भी हम वो पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि अभी नीट के सिलेबस से वो पार्ट्स हटे नहीं हैं। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, राइट। तो द लिविंग वर्ल्ड के अंदर पे जब हम बात करते हैं तो सबसे मेन बात आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी जो है बायो दो वर्ड से मिलके बनी है। कितने वर्ड से? दो वर्ड के मिली बनी हुई है, जो कि बायोस। बायोस मतलब होता है लाइफ, और उसके बाद होता है लोगोस। लोगोस का मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ को ही हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो लोगोस बनी है स्टडी, है ना। तो इनका जो मेन हो गया स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, राइट। तो बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन दी भी रखी है, और बायोलॉजी का मतलब भी स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ में हो रखा है। तो बायोलॉजी जो है वो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ, मतलब कि कैसे कैसे हमारी लाइफ इवॉल्व होती गई धीरे धीरे, हमने उसके बारे में पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक और लाइन है यहाँ पे। तो देखो, अगर हम लोग जो है प्रेजेंट जो है फ्यूचर से लिंक है, फ्यूचर जो है प्रेजेंट से लिंक है, पास्ट भी, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे के सारे ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में, सारी ऑर्गेनिजम्स के, है ना। अब इसके अंदर पे एक बात देखा जाए, शेयरिंग ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होती है वॉज ऑल्सो प्रूव्ड व्हेन ह्यूमन स्टडीज द सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। हॉरिजेंटली भी होती है और वर्टिकली भी होती है। तो हम एक बात ये लिख लेते हैं, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है पर हम लोग को दिखती नहीं है आसानी से, तो हम लोग ये वाली लाइन लिख लेते हैं। तो शेयरिंग ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स मतलब एक जैसे कैरेक्टर शेयर करने को, वॉज ऑल्सो कैसे प्रूव्ड व्हेन ह्यूमन स्टडीड द सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होगा? हॉरिजेंटली भी होगा और वर्टिकली भी होगा, है ना। ये लाइन देखिएगा कहाँ पे मिलती है आपको एनसीईआरटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चंस भी बने हैं इसमें, देखिएगा। अब लिविंग वर्ल्ड जो है हमारे पास में, हमें पता है, इससे लिविंग वर्ल्ड से पहले हम एक साइंटिस्ट दे रखे हैं अर्नेस्ट मेयर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में साइंटिस्ट दे रखे हैं अर्नेस्ट मेयर, कोई कोई मायर भी बोलता है, पर अर्नेस्ट मायर की साइंटिस्ट दे रखा है। तो इनको क्या बोला गया है? ये जो है लिविंग वर्ल्ड से पहले लेफ्ट पेज में ही इनकी फ़ोटो बन रखी है, लिखा गया है कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इनको क्या कहा गया है? डार्विन है, कौन? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, है ना। अब इसके बाद में इनका नेम आया है अमंग, इनका नेम्ड भी आया है अमंग 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब जब भी 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का नाम लिया जाएगा तो इनका नाम हमेशा ही आएगा उनके अंदर पे, है ना, ऑल टाइम। अब इनका मतलब 100 से बहुत ज़्यादा लगाव ही था। उन्होंने क्या किया, इन सेंचुरी कंप्लीट करके गए, ये लिव्ड, जिंदा भी थे 100 साल के लिए, 100 साल में तक ये ज़िंदा रहे। मतलब इनका बर्थ जो है 1904 से 2004, मतलब 1904 को ये बर्थ हुई और 2004 में इनकी डेथ हुई, है ना। अब इनकी मतलब कि इनको एक टाइटल भी दे रखा है। इनका टाइटल क्या है देखते हैं। टाइटल दे रखा है एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एमरेटस, यहाँ से एमरेटस। और इनको ये भी बोला गया अवॉर्डेड विथ ट्रिपल क्राउन ऑफ प्राइजेस। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के अंदर भी जो ट्रिपल क्राउन के प्राइज़ मिले गए हैं, तो इसके लिए भी बोला गया है इसको।
इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि आजकल कुछ भी हो रहा है, कैसे भी पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसे भी। अवॉर्डेड विथ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, तो पहला प्राइज़ इनको दिया गया था बाल्जन प्राइज़, सेकेंड में आ जाएगा इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी, और थर्ड में क्रेफो प्राइज़। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें, ये तो होगा अर्नेस्ट मैक के बारे में, तो मतलब 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, 100 ईयर्स का जिंदा रहे और अवॉर्डेड विथ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब ये ट्रिपल मार्क डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी तो है ही इनके हिसाब से। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में अगर बात करें तो जो हमारी लिविंग वर्ल्ड है ना, देखते द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी हमारी लिविंग वर्ल्ड बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारी जो डाइवर्सिटी है बहुत ही हैबिटाट भी है, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा है, इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट, वास्ट बहुत बड़ी, बिग एंड अमेजिंग, एंड इतनी अच्छी है कि बहुत ही ज़्यादा वाव वाली। तो अब इसके अंदर पे हमने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स के अंदर पे, और इसमें एक और मेन बात है इसके अंदर पे, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन भी हो रहा होता है, कैन अकर बिटवीन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन और अ पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, है ना। तो अभी देखें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन कैन अकर बिटवीन members of population and population of a community। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाइयाँ या फिर बातचीत, ये सब भी इनके बीच में होती रहती है कम्युनिटी में, है ना। तो पॉपुलेशन से ही कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी कैसे, सब कुछ इकट्ठा होकर बनती है, तो इसी की वजह से कम्युनिटी बनी। अब हमारे एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स के बारे में लिखा हुआ है, क्या पता कुछ भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से बहुत ही ईजी है, पर हम एक बार इसको लिख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स में हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स जो है उसमें हम लिखते हैं क्या है, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, मतलब हमें ये चैप्टर इतने अच्छे से कर देना है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आगे के लिए हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, हमें इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, उसे हम जल्दी से रिवाइज़ कर सकें अपनी नोट्स में से, और बार बार बुक को ना खोलना पड़े। हमारा मेन टारगेट ये होगा, है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पेपर आसान ही आता है, बस कंपटीशन एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम ये वाला टफ़ नहीं है, बस कंपटीशन के बच्चे जो लेवल भी टफ़ नहीं है, बस बच्चों की वजह से कंपटीशन लेवल टफ़ नहीं है, बट सॉरी कंपटीशन पेपर टफ़ नहीं है, पेपर टफ़ नहीं होता, बट कंपटीशन का लेवल टफ़ होता है, क्योंकि मेरा कंपटीशन किसके साथ हो रहा है हमें पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं,
इसके हिसाब से, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट्स भी हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स के बारे में, हैबिटाट्स के बारे में बात करें। डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग, इनके बारे में बात करी जाए तो ये स्पीचेस लेस छोड़ देते हैं, हम इनके बारे में बात ही करते रह जाते हैं। अगर और भी देखी जाए तो अगर हमने देखा गैलोपिंग हॉर्स, एक साथ में बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। ब्यूटी के बारे में अगर बात की जाए तो देखो, ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स कितने सुंदर सुंदर से होते हैं, इतने एक साथ जहाँ पे लगे होते हैं, कैसी वैलीज में पाई जाती हैं, है ना। एक साथ इकट्ठे जहाँ पे प्रेजेंट हो गए तो वो दिखने को, आँखों को इतना सुकून देता है कि क्या ही बताएं। अटैकिंग शार्क इवोक्स है एव एंड, मतलब थोड़ा सा डरावना जाए, थोड़ा डर जाए, एंड डीप सेंस ऑफ अ वंडर, डीप सेंस ऑफ वंडर तो देता है ना। तो अब हमारी ये बात हो गई। अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एक पहले तो हमारे पास एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है कि जो डाइवर्सिटी है डिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। तो हमारे पास में व्हाट इंडीड इज लाइफ, व्हाट इंडीड इज लाइफ। क्वेश्चन दो तरह के प्रॉब्लम, द क्वेश्चन एक्चुअली आस्क टू ऑल टू प्रॉब्लम्स, दो क्वेश्चन टू प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है। फर्स्ट जो है वो टेक्निकल है, पहला वाला जो है वो है टेक्निकल, है ना। जैसे व्हाट लिविंग इज अ सपोज टू द नॉन लिविंग मीन्स लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। हमें बताना है लिविंग के साथ में नॉन लिविंग कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो सेकंड होता है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो हमारे पास में फिलोसफिकल, मतलब बातों से ऐसे कि कैसे होती है क्यों नहीं होती, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसमें बोला गया व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ पूछा है ना, पर्पस ऑफ लाइफ पूछा है। तो हमारे ऐसा साइंटिस्ट, मतलब बायोलॉजी वगैरह जो भी पढ़ते हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन, या फिर सॉल्व करेंगे सिर्फ पहले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन जो है वो फिलॉसफी की जैसे बात करने में, ना कि उसके अंदर पे भी कोई भी साइंस है। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर पे अगर हम देखे जाएँ तो लिविंग कैसी होती है, कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, 5 मेनली यहाँ पे बात कर रखी है, जिसकी वजह से हम बता सकेंगे मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग में कौन सी चीज़ है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले हम जब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है ग्रोथ, और दूसरे में रिप्रोडक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं, बस एक सेकेंड। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। अब इसके अंदर पे हम देखते हैं कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने क्या बोला है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि द कैरेक्टर विच इज नो एक्सेप्शन, किसी ऐसे कैरेक्टर जिसके पास में कोई एक्सेप्शंस ही ना हो और वो लिविंग प्रॉपर्टी के अंदर पे कहलाए। ऐसे कैरेक्टर नो एक्सेप्शन, तो इनके अंदर पे ये जो है ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है ना, नॉट द नेम प्रॉपर्टीज या फिर फीचर्स, ये नहीं। लेकिन ये वाली जो है मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
और कैरेक्टर्स भी। तो ये वाली हैं और ये वाली नहीं है ना। तो अभी हमने ये देखा कि द कैरेक्टर विच हैज़ नो एक्सेप्शंस, ये हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए कहलाया गया, राइट। तो अगर हम ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ जो है हमारे पास में, ग्रोथ के हम दो तरीके से देख सकते हैं। ग्रोथ का मतलब, पहले हम ग्रोथ के बारे में देखें। इंक्रीज इन मास, increase in mass and increase in number and increase in number। मैं कभी कभी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे यूज़ करूँगी, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है, राइट। तो ये ग्रोथ के लिए कहलाया जाएगा। ग्रोथ जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ जो कि अंदर से होता है, फ्रॉम इनसाइड, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो होता है फ्रॉम आउटसाइड। और ग्रोथ दो तरीके के भी होते हैं, एक होता है डिटरमिनेट लिमिटेड ग्रोथ, जिसको हम लिमिटेड ग्रोथ किस में होती है, एनिमल्स में, और एक होता है इनडेटर्मिनेट जो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, वो किस में होती है, प्लांट्स में। हमें लगता है जो प्लांट्स होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, पर उनका जो सेंटीमीटर है, मीटर में, वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं। वो हमें पता नहीं चलता, पर वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती रहती है, उनकी ग्रोथ कभी भी रुकती नहीं है। अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे जो मेजॉरिटी हैं हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनके अंदर पे जो ग्रोथ होती है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे उसके अंदर पे मेजॉरिटी ऑफ, ये पेन मेरे ना थोड़ा डार्क कलर का, तो मुझे ये इम्पोर्टेंट सा लगेगा, पर ये उसमें अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा, इसको हाईलाइट कर लेना कि इसमें बोल रखा है मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब कैसे इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। तो अभी हमने यहाँ पे इतनी बात कर ली, उसके बारे में हम थोड़ा सा, ये तो पूरा हो गया हमारे पास में ग्रोथ के बारे में। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ग्रोथ जो होती है, अगर इनसाइड इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी टेकन, अगर सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ अंदर की तरफ से हो रही है, इंट्रिंसिक ग्रोथ ये वाली, तो फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहला सकता है। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक को भी माना जाए तो वो फिर ग्रोथ की प्रॉपर्टी में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास में रिप्रोडक्शन, इसके बाद आता है हमारे पास में रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास में क्या बोला गया है, रिप्रोड्यूस, अगेन, दोबारा किसी भी चीज़ का जन्म करवाना। अगेन, री मतलब अगेन है ना, और इसका मतलब टू रिप्रोड्यूस, राइट। तो अभी हमारे पास में इसके अंदर पे कुछ मेंबर्स दे रखे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दो तरीके के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरीके का, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल वाले में हमारे पास में क्या है
एसेक्सुअल में नो गैमेट फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन, इसमें नो गैमेट फ्यूज़न या नो फर्टिलाइजेशन, राइट। इसमें क्या होता है, गैमेट का फ्यूज़न भी होगा, फ्यूज़न और गैमेट बोल सकते हैं, गैमेट फ्यूज़न, और फर्टिलाइजेशन भी होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में फर्टिलाइजेशन के साथ में, राइट। अभी अगर हमने एक चीज़ देखी तो रिप्रोडक्शन एक, अभी थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी आएगी इसके अंदर पे, रीजनरेशन। तो अगर मैं रीजनरेशन के बारे में भी थोड़ा बताती हूँ, इसमें क्या है, एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल मेंबर्स के अंदर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है, एसेक्सुअल मेंबर्स के पास में सबसे पहले देख लो हमारे पास में फंजाई आती है। तो फंजाई जो है उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स, मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स की वजह से इनका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। ए सेक्सुअल स्पोर्स, इसमें एल्गी भी आ जाता है और कभी कभी फंजाई तो है ही, एल्गी भी कभी कभी आ जाता है। अब ईस्ट और हाइड्रा के अंदर पे जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करनी है ना हमें, लोअर ऑर्गेनिज्म जो कि ईस्ट एंड हाइड्रा है, उनमें होता है बडिंग से, किससे होता है, बडिंग से, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास में प्लेनेरिया, और जिसको हमने बोला है फ्लैट वॉर्म, प्लेनेरिया जिसको हमने बोला है फ्लैट वॉर्म। इसके जो होता है ट्रू रीजनरेशन, अभी मैं बताती हूँ रीजनरेशन का प्रॉपर्टी, ट्रू रीजनरेशन, है ना। तो रीजनरेशन क्या होता है मैं भी बता देती हूँ। रीजनरेशन मतलब कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लॉस्ट पार्ट है, मतलब कोई भी कटा हुआ पार्ट जो है वो दोबारा से आ जाता है। जैसे आप लोगों ने छिपकली देखी होगी, छिपकली जो कभी कभी हमको देख कर डर जाती है तो वो अपनी पूँछ छोड़ के भाग जाती है, तो थोड़ी देर बाद उसको अगर आप देखें तो वो फिर से अपनी पूँछ को रीजनरेट कर सकती है। प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग एनिमल किंगडम में आगे जाके पढ़ेंगे, हमारे पास में इतने सारे चैप्टर्स, अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम और फिर एनिमल किंगडम आएगा। तो एनिमल किंगडम में एक हमारे पास में फाइलम है जिसका नाम है प्लेटिहेल्मिन्थेसिस, तो उसमें ये ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया पाया जाता है। तो उसके अंदर पे क्या होता है कि बहुत सारी ट्रू रीजनरेशन प्रॉपर्टी दिखाई जाती है। तो रीजनरेशन में वो चीज़ को डिवाइड करके, मतलब कोई भी कट पार्ट है उसका, वहाँ से रीजनरेट कर लेता है, दोबारा से वो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है अगर उसका कोई भी पार्ट कटा हुआ है, जब भी नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे रीजनरेशन की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर उनका मतलब नहीं पता उसको आप ऊपर की तरफ कॉर्नर बॉर्डर वाली लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, जिससे कि नोट्स भी आपके ख़राब ना हो रहे हो। किसी किसी को लगता है, पर जितने साफ नोट्स होते हैं उससे पता चलता है कि आपने कितना ही पढ़ा है। तो इसीलिए आपको जितने मन है उसी नोट्स को बार बार कितनी भी बार करके अंडरलाइन करके कैसे भी पढ़ना वैसे पढ़ सकते। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओनली द लॉस्ट पार्ट, जिसमें लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिपेयर और रीगेन, ठीक है। अब हमारे पास में ये रिप्रोडक्शन वाला हो गया, ठीक है। अभी मेरे पास में सिर्फ प्लेनेरिया तक हुआ, अभी और भी हैं। देखो फंजाई हो गया, फंजाई के बाद में फिलामेंटस एल्गी आती है, फिलामेंटस एल्गी नीचे लिख देती हूँ, द प्रोटो, ये मॉसिस वाला जो है वो प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, मतलब उसका पार्ट में ही है प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, ऐसे याद हो जाएगा आपको, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये कैसे होता है, मल्टीप्लाई ये भी होता है किससे, फ्रेगमेंटेशन से, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई बाय पूरा लिख दिया, पर आप सीधे फ्रेगमेंटेशन से लिख सकते हैं। अब
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हो गए बैक्टीरिया और अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं लिख दूँ क्या? चलो ठीक है, लिख देती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या फिर अमीबा, ये किससे करते हैं? रिप्रोडक्शन विथ ग्रोथ इंक्रीज, मतलब इनका जो फीजन होता है इनके अंदर पे, फीजन या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं इनके, है ना, इंक्रीज करते हैं। तो इसकी वजह से ये, अब यहाँ पे हमने बात कर ली, ये सारे के सारे एसेक्सुअल मेंबर्स में आ रहे थे, राइट। तो फंजाई हो गया, फंजाई जो है मिलन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर से, लोअर ऑर्गेनिज्म के जिसके अंदर पे ईस्टर्न हाइड्रा है वो बडिंग से कर रहा है, फंजाई फिलामेंटस एल्गी और फिर प्रोटोनोमिया ऑफ मर्सिस ये कर रहे हैं हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन से। प्लानेरिया जो है वो फ्लैटवर्म जिसको बोल रहे हैं ना, उसको ट्रू रीजनरेशन कर रहा है। बैक्टीरिया और अमीबा जो है वो फीजन कर रहे हैं, मतलब उनका रिप्रोडक्शन विथ ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स की वजह से। अब यहाँ पे जो है हमारे पास में सेक्शुअल मेंबर्स में अगर बात करी जाए तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर पे मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, देयर आर मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, मतलब इनफर्टाइल कहला सकते हैं, इनफर्टाइल कपल्स बोल सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीस जो होती हैं तीन तरीके की होती हैं, मतलब तीन तरीके की, मेल और फीमेल ही होती हैं, पर उसमें क्या होता है, एक स्टेराइल वर्कर बीस ये भी फीमेल है। तो ये क्या होती है, सारा काम यही करती है, और क्वीन जो है सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करती है, और ड्रोन जो है वो मेल होता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर पे, ठीक है। अब इनफर्टाइल, वैसे भी पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में ये वाली चीज़ें, तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ जो ह्यूमन कपल्स भी होते हैं वो इनफर्टाइल्स होते हैं एक्सेट्रा, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये माने रिप्रोडक्शन का हो गया। हमने पढ़ लिया है कि इसके अंदर के अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अर्नेस्ट मेयर की स्पेलिंग मैंने अर्नेस्ट मेयर है, और उसके बाद में यहाँ पे अर्नेस्ट का मेरे ये नहीं आता है ख्याल, मेरे ख्याल से लिविंग वर्ल्ड और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग में हमने पढ़ लिया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ रिप्रोडक्शन के बाद में मेटाबॉलिज्म आता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास में क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर पे जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की वजह से ही ये हमारे पढ़ा था वो क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। तो हमारा जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो क्योंकि किसी किसी में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने बोला वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन मेटाबॉलिज्म होता है सभी के अंदर। जितने भी लिविंग रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो द सम ऑफ total of all the chemical reaction, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं अकरिंग इन अ बॉडी, अकर कर रही होंगी हमारी बॉडी में, इन अ बॉडी, उसको ही हमने क्या कहा? मेटाबॉलिज्म कहा, ठीक है। तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर हों या फिर मल्टी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एग्जिबिट क्या करेंगे, मतलब कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म आएंगे। जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या नहीं शो करेंगे? मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे। है ना। अब इसके बाद में हमारे पास में है, तो ये तो मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर पे हम दो बोल सकते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक की क्या बना रहा है मेटाबॉलिज्म। आगे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का मतलब हमें जानना ज़रूरी होगा, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो है वो एना और कैटा
कैटा से हमें क्या पता चल रहा है, कट, सी से कट होता है और कैटाबॉलिक से भी कट होता है। तो मतलब कि कट के लिए याद कर सकते हैं हम ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन या फिर कट बोल दो, ब्रेक डाउन जहाँ पे भी कटेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे या कट हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक। और जहाँ पे कुछ भी चीज़ नया फॉर्म हो रहा होगा, फॉर्म या सिंथेसाइज हो रहा है, तो यहाँ पे सिंथेटिक लिख देते हैं, सिंथेटिक। तो वो चीज़ क्या हो गई, एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक कुछ भी चीज़ फॉर्म होती है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, जिस कुछ भी चीज़ फॉर्म होती है तो वहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी चाहिए तो मतलब एंडोथर्मिक, राइट। यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, कुछ भी चीज़ टूट रहा है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब एक चीज़ हमारे पास में एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जितने भी हों आइसोलेटेड मेटाबॉलिक इन विट्रो, इन विट्रो मतलब बाहर की साइड में जो भी रिएक्शंस हो रही हों, और इन विवो, दो वर्ड हमारे पास है। तो इन विवो जो होता है हमारी बॉडी के अंदर और इन विट्रो बॉडी के बाहर, ये वर्ड याद कर लो, इन विट्रो बॉडी के बाहर, आउटसाइड बॉडी, बहुत सारे टाइम में ये वर्ड यूज़ होगा, इन विवो बॉडी, साइड बॉडी, नॉर्मली ये है, याद कर सकते हैं ना। तो एक और मेन बात यहाँ पे याद कर लो कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग रिएक्शन, मतलब ये जो है लिविंग थिंग्स नहीं है, थिंग्स, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन जरूर है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है। मतलब कि हम जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड एक से टेस्ट बेबी के अंदर फॉर्म करने में, वो क्या होता है, वो रियल का लिविंग ऑर्गेनिज्म हम वो कंडीशन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब वॉम्ब की फीटस का जो भी प्रोवाइड करना है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर पे वो चीज़ फॉर्म कर रहे थे, उसी में बॉडी फॉर्म तो नहीं हो जाएगा, वो बर्थ हो तो नहीं दे पाएगी, वो सिर्फ एक एक्सटर्नल हमने एक मीडियम प्रोवाइड किया जिससे कि वो बॉडी से बाहर की तरफ में वो कंडीशन में वो फॉर्म हो सके। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है विट्रो का, इन विट्रो में नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है लेकिन वो लिविंग रिएक्शंस ज़रूर है ना, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है। तो एक और बात यहाँ से देखी जाए कि जो भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की टेस्ट ट्यूब में, ना तो वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। मैं लिख दूँ ये वाली लाइन भी, चलो ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो ये लाइन मैंने इंपॉर्टेंटली लिख दिया, पर फिर भी अगर लिखना चाहें तो एक चीज़ और लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं स्मॉल या बिग केमिकल से बने, थाउजेंड ऑफ रिएक्शन फॉर्म सम अदर केमिकल्स, सारी बॉडीज़ के अंदर में केमिकल्स पाया ही जाएगा, जितने भी प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स, वो सारे के सारे एग्जिबिट करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, वो माइक्रोब्स, वो क्या करेंगे, वो एग्जिबिट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, है ना। अब इसके बाद आता है हमारे पास में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम देखते हैं पता है हमें कि जो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे, इसमें हमारी 11th क्लास में ये चैप्टर है। तो सेल जो है वो क्या कहला रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, all living organisms are composed of
सिंगल सेल से बने हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर और जो अदर मैनी सेल से बने हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। बेसिक्स तो क्लियर करने पड़ेंगे ये वाले चीज़ें, इसीलिए यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ा के फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बेसिक सारी चीज़ें बनेंगे। तो एक और बात हमारे इसी में दे रखी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, वो भी बताते हैं। तो इसी की वजह से जो सेल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने क्या कहा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये तो पाया ही जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास में कॉन्शियसनेस है ना। तो फिफ्थ में कौन सा आता है, कॉन्शियसनेस मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही एक ऑब्वियस और बहुत ही टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पे, है ना। तो एक सेकेंड ना, तो इसमें बोल रखा है इट इज़ द मोस्ट obvious and technically complicated features है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये इसका मतलब इज़ द एबिलिटी, कॉन्शियसनेस जो है इसमें क्या कर रखा है, इज़ द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चरल्स। अब देखो बहुत ही हाई लेवल की अगर बात करी जाए तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रॉम द प्रोकार्योट टू कॉम्प्लेक्स यूकार्योट, सारे के सारे क्या करते हैं, शो करते हैं कॉन्शियसनेस, मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। रिस्पॉन्ड के साथ में अगर हम ये वाला वर्ड इस पर लिख दें तो देखो ये मैं लिख देती हूँ ऐसे, ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ बोला जाए कि अगर कॉन्शियसनेस पूछा जाए और फिर मेटाबॉलिज्म ऐसा कुछ, तो सबसे पहले में कॉन्शियसनेस सबसे पहले में आएगा, उसमें तो एकदम स्टार्टिंग से कॉन्शियसनेस ही डाल देना है। तो एक और बात देखी जाए इसके अंदर भी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकार्योट्स, सिंपल से प्रोकार्योट से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकार्योट्स। अगर आपको प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स पे अच्छे से नहीं पता है तो अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आएगा, उसमें भी मैं अच्छे से बताऊँ। तो प्रोकार्योट जो होते हैं उसमें सिर्फ मोनेरा आ रहे होते हैं। यूकार्योट मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकार्योट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यूकार्योट शोज कॉन्शियसनेस। तो इन्वायरमेंटल क्यूज मतलब इन्वायरमेंटल के ऊपर पे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, है ना। और एक और बात, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एक ये वाले और लिख दो, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लिख देते हो। एबिलिटी टू सेंस देयर surrounding environments, respond to these स्पेलिंग गलत होगी, स्टिमुलाई। अगर कोई भी कंफ्यूज हो रहा था कॉन्शियसनेस के बारे में तो ये भी बोल सकते, इज कॉल्ड और नोन एज कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब ह्यूमन जो है बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फाउंड होता है उसके अंदर पे,
वेरी वेल डिज़ाइन का नर्वस सिस्टम सुप्रीम लेवल, कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन के अंदर पे बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर पे सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखती है ना। और एक जो है इसके अंदर पे फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन के, क्योंकि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स की वजह से कर रहा होता है। तो उसकी वजह से अगर हम ये भी बोल दें अगर ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो सेल्फ कॉन्शियस अभी बताती हूँ मैं, ये लाइन छोड़ के फिर मैं बताती हूँ कि क्या है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो फोटो पीरियड, ये लाइन छोड़ देना, एक फोटो पीरियड जो है अफेक्ट रिप्रोडक्शन, अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट ये वाला आएगा, अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। किसमें? सीजनल ब्रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल से कर रहे हैं ना ब्रीडर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन द रिजल्ट इन इमर्जेंस, जितने भी फिनोमिना हैं, ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन between different components of an इंडिविजुअल और ऑर्गन और टिश्यू और सेल। मतलब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है ये भी, तो अभी मैं ये वाली लाइन का मतलब बताती हूँ। तो जितने भी लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस द रिजल्ट इन इमर्जेंस। देखो अभी हमने ये वाली बात तो कर ली, अब ह्यूमंस के अंदर पे बोला कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। अभी हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि जो कॉमा पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रेन डेड होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सपोर्ट किए जाते हैं मशीन से, जो कि मशीन की वजह से हार्ट और लंग्स चल रहा था। ऑल्सो इस कॉन्शियसनेस होता है, तो उसकी वजह से वो लिविंग कहलाते हैं, बट उनके पास में सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन जो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, वो लॉस्ट कर रही होती है उनकी बॉडी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट होते हैं कॉमा के अंदर पे, पेशेंट ऑफ कॉमा, पेशेंट्स इन कॉमा इन कॉमा आर ब्रेन डेड। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता, तो इसमें हमें पता करना है कि जो पेशेंट होते हैं कि वो कैसे होते हैं, ब्रेन डेड होते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली किसके बारे में, सारी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स में। तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और फिर कॉन्शियसनेस भी हो गया। तो अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसके बारे में हमें बात करनी वो भी ज़रूरी है। तो देखो अभी जो हमने बात करी ये सारी की सारी चीज़ें, तो इसमें जो है हमारे पास में एक चीज़ आती है जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताती है। तो डाइवर्सिटी कितनी है, डाइवर्सिटी पूछी जाए कितनी है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो है, मतलब 1.2 स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की हैं और 0.5 के आसपास जो है प्लांट्स की है। मिलियन स्पीसीज जो है और क्लासीफाइड हो गए, मतलब क्लासिफिकेशन इनका हो गया है इन अ कन्वीनियंट टैक्सा बोल सकते हो, या फिर रेंज जो है इनका क्लासिफाइड इन अ डिफरेंट रेंज, क्लासिफाइड हो गए एंड डिस्क्राइब रेंज में पाई जाती है, डिस्क्राइब रेंज ईजिली है बेस्ड ऑन easily observable characters। जितने भी ऑर्गेनिज्म से डिवाइड हुए हैं वेरियस कैटेगरीज, ग्रुप्स, रैंक, यूनिट, टैक्सा में,
टेक्सोनॉमी के अंदर पे। तो उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज इन अ एट अ डिफरेंट लेवल्स। तो एक और बात मैं लिख दूँ, ये 1.78 मिलियन 1.2 मिलियन स्पीसीज जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए गई है। अब इसके बाद में हमारे पास में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे कर रखे हैं, जैसे देखो all living organisms are divided into categories या फिर रैंक या फिर ग्रुप या फिर यूनिट या फिर टैक्सा एंड टेक्सोनॉमी में कहला सकते हैं। रिप्रेजेंट करता है क्या, कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैटेगरी एट, मतलब कैटेगरीज बहुत सारे में लग रहा है ना, एट डिफरेंट लेवल्स। तो हमारे पास में अभी का जो टाइम है मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, उसमें अंदर पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम की स्टार्टिंग में ही, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑफ सेल और डेवलपमेंटल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो अभी जो पहले के टाइम की कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी थी, उसमें देखा जाए कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी या फिर बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी देखी जाए तो उसके अंदर पे सबसे पहले पे हमने पढ़ा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में। अगर कोई भी रैंक टैक्सोन ये सब चीज़ आएंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट कैटेगरीज बोल रहे हैं डिफरेंट लेवल्स के अंदर। तो वो डिफरेंट लेवल्स हैं क्या हमारे पास में, इसको भी जानना ज़रूरी है। तभी हम बता देते कि ये जो किए हैं 7 तरीके के डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोली गई है, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं अगर बता दूँ, ये किंगडम हो गया, कीवर्ड किंगडम, फाइलम या फिर डिवीज़न, तो इसका याद करने का एक मैंने फॉर्मूला ट्रिक बोल सकती हूँ, मैंने याद किया था अपनी क्लासेस में। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये याद कर, पॉट के साथ में ही यहाँ पे जो है ये फाइलम और डिवीज़न। एक और बात है, हम लोगों ने जैसे अर्लियर क्लासिफिकेशन कैसे यूज़, अर्लियर क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी नीड की बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस या फिर नीड, हमारी यूज़ क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस या नीड। जैसे हमें क्या चाहिए होता था, क्लोथ्स, धीरे धीरे क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ी, फूड है ना, लिविंग होम जो कि चाहिए पड़ा, ये सारी चीज़ें नीड की बेसिस, ऑन द यूजेस के बेसिस, है ना। अब इसके बाद हमारे पास में क्या हुआ, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो आएंगे, सिस्टमेटिक्स कहलाता है। एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे, सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को बोला गया, जो भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर रहा होता है, सिस्टमेटिक्स मतलब ही यहाँ पे है टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पहले टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशन है।
सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बोला गया। कैसे अरेंजमेंट हो रहा है? सिस्टम नेचुरल रिटन बाय, मतलब यहाँ पे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ये है, रिटन की गई है किसके बारे में? एक बुक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे, किससे? लिनियस, जो कार्लेस लिनियस थे उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो इसके अंदर पे जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम मतलब ही अरेंज जो होता है, अरेंज करना किसी भी चीज़ को, है ना, अरेंज। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो कैसी हो रही है। तो दो तरीके से यहाँ पे जो नेमिंग सिस्टम, जैसे लिनियस सम का नाम आ गया तो हम लिनियस सर के बारे में बात करते हैं। उन्होंने हमें जो भी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कवर किया, कितने सारे हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई, है ना, डिस्कवर्ड हुई। तो वो ये सारे के सारे क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें कन्फ्यूज़न शो कर देंगे, है ना। तो कन्फ्यूज़न शो ना करें इसलिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो न्यू स्पीसीज़ फाउंड इन न्यू, जितनी भी स्पीसीज़ है, अगर इतनी स्पीसीज़ है, हम लोग यहाँ से मान लो अभी हम अपने घर पे रह रहे हैं, बाहर जाते हैं, बाहर की जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे मतलब गाड़ी चलती है इसकी वजह से नहीं, मतलब अपनी एक सिटी है, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, अगर बाहर जाए वहीं पे अलग दिख रहे होते। अभी बहुत ही कम जगह पे कौवे दिख रहे, क्रो दिख रहा होता है, लेकिन कुछ गाँव में अभी भी दिख रहे होते, मतलब वो स्पीसीज़ अभी भी हैं पर हम लोग को नहीं दिख रही, मतलब छोटी छोटी सी स्पीसीज़ माइक्रोब्स के बराबर में, फिर भी हमें नहीं दिख रही। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारी स्पीसीज़ जो है फाउंड होती हैं एक नई जगह पे एज वेल एज न्यू एरियाज में, क्योंकि वो चीज़ फॉर्म हो रही होती, कुछ स्पीसीज़ जो है अभी भी बन भी रही होती। तो यहाँ पे देखी जाए, न्यू स्पीसीज फाउंड इन न्यू एज वेल एज ओल्ड एरियाज में भी वो बन रही होती, पाई जाएंगे, है ना। एक और चीज़ लिखी जाए, बायोलॉजिकल नेम्स, अगर हम तो ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसकी वजह से हम इनको बायोलॉजिकल नेम्स देते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोकल नेम की वजह से हमें कन्फ्यूज़न, एज लोकल नेम्स क्रिएट्स कन्फ्यूज़न। मान लो यहाँ पे हम लोग अपने नेम की वजह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना नेम दे रहे हैं, जैसे मेरा नाम यहाँ पे एक स्पीसीज़ है, छोटी सी ही नाम, अपनी अपनी भाषा यूज़ होती है, तो अपनी भाषा में हमने कुछ नाम को यहाँ पे वर्ड दे दिया, नीम, यहाँ पे नीम दे दिया, आम दे दिया। तो अगर इसका आम की जगह, जैसे आम ही हिंदी वर्ड ही है और कहीं पे हिंदी वर्ड यूज़ ना हो रहा, इंग्लिश वर्ड में मैंगो बोल रहे, तो उस मैंगो को भी वर्ड करने का साइंटिफिक जो है वो मैग्नीफेरा इंडिका बोल रखा है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की हर यहाँ पे अलग बोलेंगे, कहीं और पे अलग बोलेंगे, लैंग्वेज डिफर कर जाएगी, तो उसकी वजह से हमें एक साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम देना ज़रूरी है। तो जो कार्लस लिनियस है तो उन्होंने क्या किया, कार्ल ऑन वेनस, तो उन्होंने क्या किया, अपना नाम भी कार्लस लिनियस, इनका नाम पहले कुछ और था, 3 वर्ड थे, पर इनको सब चीज़ में दो दो चीज़ें दिख रही थी, कुछ भी चीज़ देते थे तो दो ही चीज़ दिखने लगती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना नाम की जैसे ही कार्लस लिनियस, दो तरीके की क्लासिफिकेशन, तो दो तरीके की होती है, अभी मैं बताती हूँ कि ICBN है और एक ICZN। अगर बॉटेनिकल प्लांट्स के लिए है तो ये वाली बॉटेनिकल वाली, एनिमल्स के लिए है तो ये जूलॉजिकल वाली। इंटरनेशनल, इनका पूरा फुल फॉर्म है, पेपर में आ जाती है कभी कोई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल। छोटा चैप्टर दिख रहा है, इजी चैप्टर दिख रहा है, पर इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसमें दे रखा है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल
नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब ही है किसी भी चीज़ को नेमिंग देना। नॉमेनक्लेचर मतलब ही क्या है, किसी भी चीज़ का दोबारा से नाम रखना। मान लो मुझे कुछ भी रखना है, मैंने बनाई है वो स्पीसीज, मुझे रखना है अपने हिसाब से, तो मैं उसके हिसाब टू नेम एनीथिंग, है ना, इसका मतलब ये बेसिक सा है, टू नेम एनीथिंग। देखो अब मेरे पास में एक स्पीसीज एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया गया है जिसका नाम है मैंगो। मैंगो को बायोलॉजिकल नेम में इन्होंने बोला मैंगनीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसकी कुछ रूल्स हैं। रूल्स में पहला रूल जो है, सबसे पहले तो देखो ये वाला जो है वो जीनस कहलाएगा और ये वाला जो है ये स्पीसीज है। तो इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोला है, स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर इसको जेनेरिक नेम। फर्स्ट लेटर जो होता है, देखो मैंने कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा, फर्स्ट लेटर कैपिटल और इसका फर्स्ट लेटर जो स्पीसीज वाला फर्स्ट लेटर स्मॉल। ठीक है, इतना है। अब अगर किसी भी चीज़ को हमें लिखना है, इसके अंदर ये प्लांट के अंदर पे ये नेम देगा और एनिमल्स के अंदर पे जूलॉजिकल वाला नेम देगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, टोटोनोमस। टोटोनोमस मतलब सिर्फ एनिमल्स के अंदर पे पाए जाते हैं। जैसे इंडियन कोबरा है, उसमें क्या बोला जाता है, नाजा नाजा नाजा। तो दो बार वही चीज़ को रिपीट हो जा रही है, वो एनिमल्स के अंदर पे। तो पहला वर्ड अभी ये वाली भी चीज़ पे स्टिक करती हूँ। बहुत सारे टोटोनोमस के बारे में पूछ रही थी इसलिए बता दिया। अब देखो जेनेरिक भी पहला वाला, सेकंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और इसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। अब इसके बाद में जब भी कभी ये फ्री हैंड या रिटन टाइप में होगा तो इसको क्या है, सेपरेटली अंडरलाइंड लिखना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, या फिर प्रिंट करा जाएगा तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। तो प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट किया हुआ तो ऐसे आएगा टेढ़ा टेढ़ा, मैग्नीफेरा इंडिका, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा में, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये इटैलिक्स को प्रिंटेड में आएगा। तो ये प्रिंटेड के अंदर पे आ गया, जो वो किसके लिए बारे में इंडिकेट करेगा, लेटिन ओरिजिन को। लेटिन ओरिजिन अभी तो डेड लैंग्वेज हो गई है, डेड लैंग्वेज है, पर उसको लेटिन ओरिजिन को शो करना है, या फिर ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड नहीं दे रखा पर बोला भी जाता है इसको ग्रीक वर्ड में। अब अगर किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पहला लेटर जो है नेम ऑफ साइंटिस्ट, वो उसको लास्ट में लिखना करना है। जैसे मान लो मैग्नीफेरा इंडिका किसने दिया है, कार्लस लिनेसिस ने दिया है, तो उन्होंने शॉर्ट या एब्रीवेटेड, शॉर्ट एब्रीवेटेड मतलब छोटे छोटे फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। लिनेसिस पूरा नाम नहीं दिया, मैग्नीफेरा सॉरी इंडिका, उसको लिन, इसको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करना, या सिर्फ इसको शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म में ही लिखना है, इसका अंडरलाइन नहीं करना। नहीं अंडरलाइन, ना ही अंडरलाइन होगा, ना इटैलिक्स होगा, ना ही रोमन लेटर्स में लिखा जाएगा। तो ये हमारे ये जो लेटिन में लिखा गया वो सिर्फ हमें डेड लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, क्योंकि वो डेड लैंग्वेजेस क्या होता है उसके अंदर पे कोई भी चेंजेस अब हम नहीं कर सकते इसकी वजह से, है ना। अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कवर कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में नोमेनक्लेचर के बारे में। अब देखते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या यूनिट, ग्रेड, लेवल, रैंक, ग्रुप्स, बहुत सारी चीज़ें बोल देती है। तो इसके अंदर पे हमारे पास में बेसिकली 7 है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं किंगडम, मिनरेटिक, की, पॉट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली कैट से किससे याद कर सकते हो, किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। तो इसके अंदर पे ये वाली जो कैटेगरी है वो
बिगेस्ट है, बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर पे सारी की सारी आएगी। स्पीसीज सबसे छोटी है। स्मॉलेस्ट कैटेगरी बोल दो या फिर बेसिक कैटेगरी, स्मॉलेस्ट कैटेगरी या फिर बेसिक यूनिट बोल दो। तो ये क्या है, इसको हमने बोला 7 एसेंशियल ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी बोलते हैं। तो हायर कैटेगरीज ऑफ टैक्सा में लेस स्पेसिफिक और लोअर टैक्सास आर मोर स्पेसिफिक, ये चीज़ हमें पता है। देखो जैसे जैसे क्या होगा, ये हमारे पास में ये स्पीसीज दे रखी है, तो अगर ये पूरा की पूरा क्या बोल दिया, पूरा टैक्सा में आ गया, ठीक है, टैक्सा और सिंगुलर टैक्सा है और सिंगुलर टैक्सोन बोलते हैं। अगर मैंने इसको ये करा, ठीक है, स्पीसीज है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे से बड़े की साइड में जाएगा तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज कर रहे, छोटे में ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजिंग। और अगर इस साइड पे करा, ऊपर से नीचे की तरफ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीजिंग। है ना, ये हो गया हमारे पास में। अगर हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं तो इसके बारे में हम देख भी सकते हैं। देखो स्पीसीज से मिलके क्या बनता है, जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, और ये सारी की वजह से ये बनता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। लोअर टैक्सा में मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब नीचे की तरफ में जितने हैं ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक में मेंबर्स ऑफ द टैक्सन शेयर ज़्यादा होते हैं। कैटेगरी ग्रेटर द डिफ़िकल्टी, एक बात तो लिख देती हूँ, हायर the category greater is the difficulty of determining to other taxa at the same level। देखो इसकी अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ये चीज़, डिवीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं फाइटा, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, क्लास में ऑप्सिडा, यहाँ पे देख लेते हैं फाइसी या फिर एई। ऑर्डर्स के लिए आता है एल्स और फैमिली के लिए आती है ACE। AC फैमिली जो है ज़्यादा AC याद करती है तो इससे याद कर सकते हैं। इसके लिए नहीं होती, इसके लिए भी नहीं होते, इसके लिए भी नहीं होती। याद करने का तरीका ये कैसे, देयर इज़ नो सफिक्स फॉर जीनस, सफिक्स फॉर स्पीसीज और किंगडम के लिए। तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बट हायरार्की ऑफ स्टेप, यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो। क्लासिफिकेशन इज not a single step process but involves hierarchy of steps, जिसमें कि each step presents a rank और कैटेगरी। तो कैटेगरी जो है पार्ट ऑफ सेंस द, बड़ा लग रहा होगा पर ये याद करना ज़रूरी है, पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट।
तो ये सारी के सारी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो हैं वो क्या टैक्सोनॉमी हायरार्की करती हैं, और फिर ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये याद कर लो, ईच कैटेगरी रेफर्ड करती है टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस। रैंक और कम्युनिटी टर्म्स टैक्सोनॉमी ये सब भी इधर देख लेते हैं। स्पेस में देखो स्पीसीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organisms with fundamental डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से हम इसके बारे में बता देते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ईजी रहेगा। स्पीसीज जो है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, इसको जो है बहुत सारी स्पीसीज मिलके जीनस बनेगी, जीनस बहुत सारी जीनस मिला के फैमिली, फैमिलीज मिलके ऑर्डर्स बनाएंगे, ऑर्डर्स मिलके क्लास, क्लास के बाद में कुछ डिविजन्स बनाएगी जो कि प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, फाइलम जो कि एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, और डिवीज़न जो है वो प्लांट्स के लिए, किंगडम, डिवीज़न ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो है वो किंगडम बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमने ये देखा है स्पीसीज़ के अंदर पे, तो स्पीसीज़ के अंदर पे जो है वो बहुत सारी स्पीसीज़ क्या बनाती हैं। स्पीसीज़ के अंदर पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे देखो सोलिनम, या मैं जीनस के अंदर पे बताती हूँ। तो ये तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ के अंदर पे हो गई। अब देखी जाए जीनस की, स्पीसीज़ के बाद में क्या आता है, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में ये जो होते हैं जीनस आता है। तो जीनस के अंदर पे देखें तो जीनस में क्या आता है, ग्रुप, जो जीनस इट कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड, जिसका कैरेक्टर्स more characters in common. In comparison to species of other, इसमें मैं बोल सकती हूँ कि सोलेनम टुबेरसम एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, सोलेनम पोटैटो, सोलेनम मेलन, जीना ब्रिंजल, सोलेनम निग्रम मकोई, ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं सोलेनम, है ना। अब उसके बाद में आता है जीनस के बाद में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, फैमिली, जीनस हो गया, अब आएगा फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, एग्जाम्पल में आएगा सोलेनम, पिटूना एंड दत्तुरा। ये क्या बनाएगी, सोलेनेसी। फैमिली में क्या आता है, इसके आता है ना, तो यही आ गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास में ऑर्डर, फैमिली, जैसे कि इसके अंदर पे आ गया कॉन्वोलुएसी, सोने
इसी, तो ये दोनों किस में आएंगी, वाले में। तो ये क्या कर रहा है, दे आर मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ये क्वेश्चन आया था, इसकी वजह से यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये बेस्ड होते हैं फ्लोरल, बेस्ड ऑन फ्लोरल अब इसके कैरेक्टर्स, क्लास includes organisms of related orders, group of related, इसमें बोला है ऑल ऑर्गेनिज्म, belonging to एक नोट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, order and other higher taxonomic categories are identified on the basis of aggregate of characters। तो ये वाला चीज़ हमारे पास में हो गया, ये तो हो गया हमारे पास में प्लांट वाला। ऐसे ही एनिमल्स के लिए है, तो एनिमल्स के लिए जो है हमारे पास में एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जैसे पैंथरा, टिग्रिस, पैंथरा पार्डस, पैंथरा लियो, ये है हमारे पास में टाइगर का, ये है हमारे पास में लेपर्ड का, सॉरी टिग्रिस टाइगर का हो गया, ये लायन का, ये हो गया लेपर्ड का। तो ये सारे के सारे किस फैमिली में आते हैं, पैंथरा में। ये हो गया जीनस का, जीनस में ये हमारे पास में स्पीसीज। ऐसे ही इसके बाद में पैंथरा के बाद में ये पैंथरा और फेलिस, ये क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं फेलिडिया, ये आएंगे फैमिली में, जो हो गया जीनस, फैमिली के स्पेसिफिक और जीनस फैमिली। अब ऑर्डर्स में आएगा, ऑर्डर्स के अंदर पे देखो फेलिडी, कैंडी, कार्निवोरा, और इसके बाद आएगा क्लास के अंदर पे कार्निवोरा, प्रिमेटा, मैमेलिया में। ऐसे करके हमारे पास में कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो ये पूरे के पूरे क्लासीफाई कर रहे हो। एक हमारे पास में चार्ट दे रखी है एनसीईआरटी में, मैं वो इसी चार्ट से बोलती हूँ कि हमें उसको कैसे याद करना है। एक सेकेंड, देखो ये वाली चार्ट जो है ये ज़रूरी है। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर पे हम ये चार्ट को देखते हैं, तो ये चार बहुत ज़रूरी है। देखो मैन किसके लिए, होमोसेपियंस के लिए, और जो है बायोलॉजिकल नेम वो ह्यूमंस के लिए होमोसेपियन। जीनस जो है होमो, फैमिली होमिनिडिया, ऑर्डर इसका प्रिमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा। मतलब
ये यहाँ से जा रहा है स्पीसीज नेम के, तो ये हमारे यहाँ से पता ही चल जाएगा। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, और फिर मस्का मसीडिए, और फिर फैमिली के अंदर भी देखो एसी की जगह पे यहाँ पे ए भी यूज़ हो रखा है। डिप्टेरा, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा, जीनस में आएगा एनार्काडेसिए, सेपनिनडेल्स, डाइकोटिलेन। मैंने ये ट्रिक याद करी थी, देखो माँ दोनों में आ रहा है, तो MAN मन सा मनस्ता मनस्ता, मतलब कोई ट्रिक लॉजिकल नहीं, मतलब याद करने की जो ट्रिक तुम्हें समझ में आ जाए उससे याद कर लेना होता है ना। तो यहाँ पे ये वाली चीज़, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, हाउस फ्लाई का हमस का डोमेस्टिका, और मैन का होमोसेपियंस। तो डाइकोटिलेडन तो याद ही रह जाएगा क्योंकि आम खाएं तो उसके अंदर भी जब भी गुठली निकलती है तो ऐसे दो तरीके टूट जाती है, तो 20 से हाफ हो जाती है ना डिवाइड, तो ये डाइकोटिलेडन है। एंजियोस्पर्म, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वीट, कभी गेहूँ देखा हो तो उसके अंदर भी जो गेहूँ कभी भी अकेला टूटता नहीं, तो वो सिंगल ही रहता। मोनोकोटिलेडन, तो ट्रिटिकम इसका जीनस नेम हो गया। अगर इसका स्पेसिफिक एपिथेट पूछा जाए तो एस्टिवम हो जाएगा। फैमिली पोएसी और ऑर्डर पोएल्स, पोहा। ये ट्रिटिकम जो है पोएसी पोहा पोहा पोहा, जो वेट जो है पोहा की वजह से पोहा 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 से याद, पोहा पोहा नहीं पोहा बोला, पोहा नहीं पोहा बोला, पोहा, तो इसकी वजह से याद हो जाए, ऐसे टीचर हमारे बोला करते थे। मोनोकोटिलेडन और ये एंजियोस्पर्म। तो अभी ये तो हमारा पूरा चार्ट, ये बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट याद ही करनी है। तो इसके अंदर पे हमें ये देखना है, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये चैप्टर लिविंग वर्ड और टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है हमारा वो ख़त्म होने आया है ना। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो ख़त्म हो गया है, मतलब इसमें नहीं आ रखा है, वो कट गया सिलेबस से, तो ये नहीं आएगा। अभी ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। टिल देन बाय बाय। और आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और ऐसे कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ने वो भी ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा लेक्चर ये ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।